Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of second law of thermodynamics. As you know, guys, in previous class we have completed the topic of first law of thermodynamics, and we have discussed the all 5 application of first law of thermodynamics. तो आज की क्लास बेटे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने दो स्टेटमेंट बेटे डिस्कस करनी है, कैल्विन स्टेटमेंट और क्लॉजेज स्टेटमेंट. ठीक है, तो कैल्विन और क्लॉजेज स्टेटमेंट डिस्कस करने से पहले हम आज की क्लास में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हीट इंजन और हीट पंप. क्योंकि कैल्विन और क्लॉजेज स्टेटमेंट ये दोनों मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये दोनों इन दोनों आपके कह सकते हैं कि हीट इंजन और हीट पंप इन दोनों डिवाइसेस पे डिस्कस कंसिस्ट कर रही हैं. ठीक है, तो कैल्विन स्टेटमेंट जो है बेटा कंसिस्ट कर रही है हीट इंजन पे, और क्लॉजेज स्टेटमेंट जो है वो कंसिस्ट कर रही है हीट पंप पे, जिसको हम रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हैं. तो इसी वजह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दोनों स्टेटमेंट डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हीट इंजन एक्चुअली क्या होता है और हीट पंप क्या है और इनकी वर्किंग क्या है, ताकि आप लोगों को कैल्विन और क्लॉजेज स्टेटमेंट बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट इंजन से. ठीक है, तो मेन टॉपिक आज की क्लास का क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए हम ये कैल्विन और क्लॉजेज स्टेटमेंट ये समझने के लिए हम ये हीट इंजन और हीट पंप जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी आप देखिएगा कि ये हीट इंजन जो हम समझेंगे इसी पे रिलेट करिए कैल्विन स्टेटमेंट, और फिर हम जब हीट पंप समझेंगे तो उसी से हम क्लॉजेज स्टेटमेंट जो है वो इसकी बनाएंगे. ठीक है बेटे, तो हीट इंजन से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे. हेडिंग डाल दिएगा हीट इंजन की. और हीट इंजन क्या है बेटा कि वो डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे. ठीक है, तो उस डिवाइस को हम बेसिकली हीट इंजन का नाम देते हैं. तो हीट इंजन क्या है बेटा, वो डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे. ठीक है, तो उस इंजन को हम बेसिकली हीट इंजन का या उस डिवाइस को हम हीट इंजन का नाम देते हैं. अब ये कैसे कन्वर्ट करता है, इसकी वर्किंग क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. इसकी डायग्राम आपके पास ब्लॉक डायग्राम एक बनी हुई है. ठीक है, तो पहले छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं. तो हेडिंग डाल दिएगा बेटा डेफिनेशन की. ठीक है, अच्छा बेटा, तो हीट इंजन के बारे में लिखना स्टार्ट करें. अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क. अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क is called as heat engine. A device which is used to convert the heat energy into mechanical work is called as हीट इंजन. ठीक है बेटे, वो डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को हम बेसिकली हीट इंजन का नाम देते हैं. अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं एग्जांपल, तो हीट इंजन क्या है, जैसे जो पहले यूज़ होते थे ट्रेन में कोल इंजन. ठीक है, तो वो कोल जो है वो बर्न होता था, उससे फिर हीट एनर्जी रिलीज होती थी और वहाँ पे पिस्टन्स मूव करके वर्क करवा रही होती थी और ट्रेन जो है वो मूव कर रही होती थी. ठीक है, इसी तरह जो है वो आपके पास अगर हम देखें तो कि इलेक्ट्रिक जो है वो आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि भाई गैस की शॉर्टेज की वजह से जो है वो लोड शेडिंग हो रही है. तो बेसिकली वहाँ पे भी जो है वो बड़े बड़े जो इंजन है वहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं वो भी किस पे वर्क कर रहे हैं, वो भी एक्चुअली हीट इंजन है. ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, वो हीट के थ्रू जो है वो वर्क करवा रहे हैं. ठीक है, और उससे जो है मैकेनिकल वर्क हो रहा है. अब मैकेनिकल वर्क किस तरह से होता है, ये आपके पास जो है वो एक डायग्राम जो है वो बनी हुई ब्लॉक डायग्राम, इसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है. और सिंपल हीट इंजन में क्या होता है कि हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज होती है और कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है, और बीच में जो है वो क्या हो रहा होता है, वर्क हो रहा होता है. इसका प्रोसेस कैसे है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इससे पहले भी हम ये चीज़ें डिस्कस करके आए. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंटेनर है. ठीक है, और इस कंटेनर को आप क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, और कंटेनर के अंदर गैस फिल हुई हुई है. अब कंटेनर के अंदर गैस फिल हुई हुई है तो इसके अंदर यहाँ पे पिस्टन भी जो है वो लगी हुई है कि भाई इसके अंदर गैस फिल हुई हुई है. हीट सप्लाई करने से ये पिस्टन मूव करते हुए ऊपर चली जाती थी. जैसे ही पिस्टन मूव करते ऊपर जा रही होती थी तो हम वो कहते थे कि भाई हीट सप्लाई करने से वर्क हो रहा है, और इस वर्क को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकल वर्क. अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने से सिस्टम जो है वो क्या करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और उससे जो है वो वर्क करवाएगा. यही काम होता है हीट इंजन का. तो हीट इंजन में क्या हो रहा होता है, बेसिकली हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज होती है. हॉट बॉडी से हीट एनर्जी बेटे रिलीज होती है,
और यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क होता है, ठीक है, और हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कोल्ड बॉडी में, ठीक है। तो हीट फ्लो आप लोगों को पता है कि हीट जो है वो फ्लो कैसे करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो हीट जो है वो फ्लो कर रही होती है। अब यहाँ से हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है और कोल्ड बॉडी की तरफ आ रही है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ कहते हैं कि हीट का कुछ ना कुछ पार्ट सिंक हो रहा होता है। मतलब हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि भाई ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाए हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये जो है वो आपने लगाया हुआ है इंजन जो कि वर्क करवा रहा है, हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है हीट कुछ ना कुछ यहाँ पे सिंक हो रही है, इसको हम कहते हैं हीट सिंक, सही है। तो हीट सिंक लाजमी है। मतलब अगर हीट इंजन की अगर बात करते हैं तो सिंपल, अगर हम इंजन की भी बात करें, जैसे कार है, बाइक है, ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि इंजन जो है वो यूज़ होता है और उसके साथ साथ साइलेंसर जो है वो लाजमी है, ठीक है। अब साइलेंसर अगर नहीं हो तो इंजन वर्क नहीं करेगा। मतलब साइलेंसर से आप देखते हैं कि भाई जो है पेट्रोल जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है किसके अंदर, एनर्जी में, उससे मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है, और कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ से थ्रू एवोपरेशन जो है वो पेट्रोल जो है कन्वर्ट होके साइलेंसर के थ्रू जो है वो हीट एनर्जी वहाँ से क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है, ठीक है। मतलब अगर आप साइलेंसर बंद कर दें, ठीक है, साइलेंसर अगर बंद कर दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कार या बाइक स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो है वो हीट सिंक वहाँ पे आपने क्या कर दिया, रोक दिए, बंद कर दिए। तो इसका मतलब जो भी वर्क होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। मतलब कहने का ये है, अगर आप कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी पहले थी वो एनर्जी वो नहीं रहती है। मतलब कहने का ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो 4 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ना शुरू किया, सही है, तो आप लोगों की जो एनर्जी होगी 4 घंटे के बाद वो नहीं होगी। मतलब जिस अगर आप ये कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे थे, 4 घंटे के बाद वो कॉन्सेंट्रेशन, वो एनर्जी नहीं रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ जो वर्क हो रहा होता है, हमारी जो भी एनर्जी है वो वर्क करवा रही है, और कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है, सही है। तो बिल्कुल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को दी, जैसे कार और बाइक है, कि कार और बाइक्स में और ट्रक में, मतलब जो भी इंजन वहाँ पे जितनी भी व्हीकल्स आप देख लें, तो जो भी व्हीकल्स जिनके अंदर इंजन यूज होता है तो उनके अंदर साइलेंसर भी जो है वो लाजमी है। तो कुछ ना कुछ हीट जो है वो क्या हो रही होती है, सिंक हो रही होती है, कुछ ना कुछ हीट जो है वो लॉस हो रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पे इंजन ने जो है कुछ ना कुछ वर्क किया, उस वर्क को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, मैकेनिकल वर्क, और कुछ ना कुछ जो है वो हीट जो है वो यहाँ पे क्या हुई, लॉस हुई, और बाकी हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई किसके अंदर, कोल्ड बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बात जो है इसको हम कहते हैं, अगर इसी को अगर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो स्टेटमेंट बन जाएगी केल्विन स्टेटमेंट। और केल्विन स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली कंसिस्ट कर रही होती है किस पे, हीट इंजन पे। इसी वजह से कहते हैं केल्विन स्टेटमेंट को कि ये बनी है ऑन द बेसिस ऑफ हीट इंजन, ऑन द बेसिस ऑफ हीट इंजन, ठीक है। और क्लॉजेज स्टेटमेंट जो है ये बनी है ऑन द बेसिस ऑफ हीट पंप, ठीक है। अभी हीट पंप क्या है इसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले भी हम यहाँ पे हीट इंजन डिस्कस कर लें कि हीट इंजन क्या है। तो हीट इंजन में हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो है वो एक्चुअल डायरेक्शन में जो हीट फ्लो हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है, बीच में कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यहाँ पे कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो गई, ठीक है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे हीट लॉस हुई है, हीट सिंक जो है वो हुई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, इस मैकेनिकल वर्क मतलब हीट सप्लाई करने से जो भी वर्क हो रहा है, अब यहाँ पे आपने पहले कंडीशन में डिस्कस किया था, इससे पहले जो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ हमने एप्लीकेशन डिस्कस की, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि भाई पिस्टन अगर फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर में लगी हुई, आप हीट सप्लाई करते हैं, पिस्टन मूव करते ऊपर चली गई, तो ये कुछ ना कुछ पिस्टन ने वर्क किया। तो इस वर्क को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो वर्क हो रहा है ये एक्चुअली जो है वो पिस्टन मूव जो कर रही है वो मैकेनिकल वर्क है, ठीक है। तो हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज हुई, मैकेनिकल वर्क हुआ, और कोल्ड बॉडी में हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई, और कुछ ना कुछ कंप्लीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ यहाँ पे 10%, 20%, 25% जो है वो हीट लॉस जो है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर है,
ठीक है, इस टेम्परेचर को यहाँ पे T1, ठीक है, और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को T2 का नाम देते हैं, और हॉट बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, इसको Q1, और कोल्ड बॉडी में जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसको हम यहाँ पे Q2 का नाम देंगे, ठीक है। और Q1 और Q2 सेम नहीं हो सकते, ठीक है। Q1 जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हॉट बॉडी से रिलीज हो रही है, ठीक है, और Q2 जो एब्जॉर्ब कर रही है कोल्ड बॉडी अपने अंदर अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो अब यहाँ पे Q1 और Q2 सेम नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ हीट सिंक हुई है, कुछ ना कुछ हीट लॉस हुई है, और उससे हम ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ बेटे, मैकेनिकल वर्क हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे वर्क देखें, अगर आपको वर्क फाइंड करना है कि भाई वर्क कितना हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे वर्क फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन बना लेते हैं, कंडीशन बना लेते हैं कि भाई अगर Q1 में से Q2 को माइनस कर दें तो आपके पास वर्क आ जाएगा कि कितना जो है वो वर्क हुआ है, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है लॉस हुई है उससे कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, वो वर्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज होती है 100 जूल की, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज हुई 100 जूल की, हीट सिंक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 जूल, सही है, और जो कोल्ड बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई हीट आगे ये हुई है 80 जूल। अभी इसको यहाँ पे रहने देते हैं हीट सिंक को, ठीक है। मतलब अब ये कह सकते हैं कि भाई हॉट बॉडी से हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो क्या है 100 जूल की, और कोल्ड बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही है वो कितनी है 80 जूल की, सही है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखें कि वर्क के फॉर्मूले में Q1 आपके पास क्या है 100, और Q2 आपके पास क्या है बेटा 80, दोनों को माइनस करके यहाँ पे आंसर आ गया 20 जूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 20% हीट सिंक है, 20 जूल की जो है वो हीट सिंक है, जिसकी वजह से जो है वो मैकेनिकल वर्क यहाँ पे हो रहा है, सही है। तो आपने देखा कि भाई हमेशा याद रखिएगा कि जो T1 होगा वो ग्रेटर होगा बेटा T2 से, ठीक है। ये आगे जाके जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसके अंदर लाजमी जो है वो आपको इसी तरह Q1 ग्रेटर होगा किससे, Q2 से, सही है। मतलब हमेशा याद रखिएगा कि हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको T1, ठीक है, और हॉट बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसको Q1, ठीक है, और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को T2, और कोल्ड बॉडी में जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली उस हीट को हम यहाँ पे Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको हीट इंजन की सिंपल कंडीशन यहाँ पे समझ में आ गई कि भाई हॉट बॉडी से हीट इंजन में क्या वर्किंग क्या हीट इंजन की, हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है और कोल्ड बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। कंप्लीट 100% जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि 100 जूल की हीट एनर्जी यहाँ पे अगर ट्रांसफर हो रही है तो इसको यहाँ पे कोल्ड बॉडी को 80 जूल की हीट मिल रही है, बाकी 20% क्या होगी हीट सिंक, जिससे क्या हुआ मैकेनिकल वर्क। तो अब यहाँ पे इससे जो है वो हम बनाएंगे केल्विन स्टेटमेंट, ठीक है बेटे। तो केल्विन स्टेटमेंट हम इसी जो है हीट इंजन के जो सिस्टम से हीट इंजन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है हीट इंजन के बाद हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हीट पंप, ठीक है। आप लोगों ने हीट इंजन की डायग्राम बना ली होगी, वर्किंग आप लोगों ने कर ली होगी। तो अब हम आते हैं हीट पंप पे। अगर आप लोगों ने वर्किंग नहीं की, डायग्राम नहीं बनाई, तो जल्दी से डायग्राम बनाए, वर्किंग करें। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हीट पंप। फिर हीट इंजन और हीट पंप जब हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेडिंग डालने के बाद ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हीट पंप पे। अगर हम बेटा हीट पंप की बात करें तो हीट पंप मींस रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे बिल्कुल मामला रिवर्स है, ठीक है। मतलब हीट इंजन के अंदर हॉट बॉडी से जो है वो कोल्ड बॉडी के अंदर जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। हीट फ्लो जो है वो इसका सेम है, मतलब जैसे हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है वो ट्रांसफर होती है। लेकिन हीट पंप के अंदर जो है मामला डिफरेंट है। हीट पंप के अंदर क्या होता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी नहीं, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। और इस इंजन को हम बेसिकली, इस प्रोसेस को हम बेसिकली, इस डिवाइस को हम बेसिकली हीट पंप का नाम देते हैं, या हीट रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यही प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की अगर हम बेटे बात करें, क्योंकि हीट पंप रेफ्रिजरेटर बात एक ही है, या एयर कंडीशनर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इन सब के अंदर यही काम हो रहा होता है कि भाई कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर जो है हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। तो अच्छा, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर उसकी हम ये बनाएंगे डायग्राम प्रॉपर, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं हीट पंप या रेफ्रिजरेटर को। तो बेटे जल्दी से डेफिनेशन कहीं डालें और डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। अ डिवाइस,
ठीक है, हीट पंप या रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अ डिवाइस which is used to a device which is used to convert the a device which is used to convert the actual direction of heat flow, a device which is used to convert the actual direction of heat flow, a device which is used to convert the actual direction of heat flow is called as heat pump. A device which is used to convert the actual direction of heat flow is called as heat pump, is called as heat pump. अब एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या कि इस एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को कन्वर्ट कर दो जो डिवाइस, ठीक है। अब हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है, वार्मर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जो है वो हीट ट्रांसफर होती है, हीट फ्लो करती है। अब यहाँ पे हीट पंप की बात करें तो हीट पंप के अंदर क्या है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो है वो हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। कोल्ड बॉडी से हीट जो है वो रिलीज होगी और कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क होगा बेटा, ठीक है, और हॉट बॉडी में हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बताया ये जाता है कि भाई कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में डायरेक्ट जो है वो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि हीट का एक्चुअल फ्लो क्या है कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर जब आप हीट ट्रांसफर करते हैं तो आपको ट्रांसफर कराना पड़ता है, ठीक है, और ट्रांसफर करवाने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होती है, ठीक है, जो हीट को यहाँ पे क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, ठीक है। यहाँ पे एक हीट सोर्स जो है चाहिए होती है, जिसको हम यहां पे बेसिकली कह सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स चाहिए आपको। एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, ठीक है, जो एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर कंडीशनर जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हीट पंप की। उनमें भी क्या हो रहा होता है बेटा कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जो है वो हीट क्या हो रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। और वहाँ पे ये सारा काम कैसे होता है कि अगर आप देखें रेफ्रिजरेटर के बैक साइड पे नीचे कंप्रेसर लगा हुआ होता है, ठीक है, कंप्रेसर बेसिकली ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अब वो बेसिकली वर्क किस पे करता है, गैस पे। आपको पता है गैस जो है अगर आप कभी रेफ्रिजरेटर वगैरह जो है ख़राब हो जाए सही करवाने के लिए बुलाते हैं किसी भी मेंटेनेंस वाले बंदे को, तो वो सबसे पहले क्या करता है, गैस चेक करता है, तो सारा काम गैस का है, ठीक है। तो वो क्या, उसके बाद वो कंप्रेसर जो है वो क्या काम कर रहा होता है, वो बेसिकली ये काम कर रहा होता है कि हीट फ्लो को चेंज कर रहा है, देखिए, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, ठीक है। तो अगर आप देखें रेफ्रिजरेटर में कोई भी आइटम रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो जो है वो कूलिंग को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वो आइटम जो है, जो भी आप ऑब्जेक्ट उसके अंदर रख रहे हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसका टेम्परेचर वो एक क्या होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब वो एक वार्म, अगर कोई बॉडी अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख रहे हैं तो फॉर टाइम बिंग वो क्या हो जाएगी बेटा, वो कोल्डर बॉडी बन जाएगी, वो अपने अंदर जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब वो कूलिंग अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हीट फ्लो किस तरह से कोल्ड बॉडी जो है वो हॉट बॉडी की तरह जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर कर रही होती है। इस हीट पंप के अंदर कोल्ड बॉडी जो है वो ट्रांसफर कर रही है हॉट बॉडी की तरफ हीट। अब आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर के बैक साइड पे जो है वो ग्रिल जो है वो लगी हुई होती हैं, ठीक है, और जब रेफ्रिजरेटर कुछ टाइम तक अगर आप यूज़ कर लें, चल जाए, तो आप देखते हैं वो जो जालियाँ हैं या ग्रिल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है बेटा, वो थोड़ी सी हीट अप हो जाती हैं। तो बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, प्रोसेस क्या हो रहा होता है कि हॉट बॉडी जो है वो कोल्ड बॉडी जो है वो क्या कर रही है, हॉट बॉडी की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफर कर रही है। एयर कंडीशन में सिंपल है कि क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि भाई रूम है, ठीक है, रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल जो है वो 26, 27, 30 है, ठीक है, या रूम टेम्परेचर 33 है, तो क्या करते हैं, एयर कंडीशन ऑन किया, वहाँ से जो है वो कूलिंग जो है वो निकलना स्टार्ट हुई, और पूरे जो हॉट बॉडी थी, तो पूरा जो रूम था,
ठीक है, वो एक एज अ हॉट बॉडी, तो कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई और हॉट बॉडी को क्या कर दिया इसने, इसके अंदर कूलिंग जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हुई और हॉट बॉडी का टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। तो ये एक्चुअल खुद ही नहीं हो रही होती है, मतलब हीट फ्लो एक्चुअली इस डायरेक्शन में नहीं है। तो एक्चुअली हीट का फ्लो क्या है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इसके अंदर जो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है, ये हम बेसिकली करवाते हैं खुद, ठीक है। अब जो हम करवाते हैं तो उसके लिए आप ये देखें, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट डायरेक्ट खुद ट्रांसफर नहीं होगी, आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप वर्क करवाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा, ठीक है। उस वर्क को भी हम यहाँ पे मैकेनिकल वर्क का नाम देंगे। और वो वर्क जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है कि कोल्ड बॉडी को ट्रांसफर कर रहा है, कोल्ड बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, हॉट बॉडी में, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा होता है, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे मैकेनिकल वर्क का ही नाम देंगे कि भाई कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क होता है। लेकिन बेटा ये जो वर्क है ये वर्क डन ऑन दी सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम के अंदर वर्क हो रहा है और बाकी जो है वो कोल्ड बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो मैकेनिकल वर्क है ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। तो जो भी सिस्टम, इससे पहले हमने डिस्कस किया वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, कि डेल्टा डब्ल्यू कब पॉजिटिव होगा, डेल्टा डब्ल्यू कब नेगेटिव होगा। इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम डिस्कस करके आए हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल आ गई दो कि भाई हीट इंजन जो है ये क्या कर रहा है कि हॉट बॉडी से हीट एनर्जी निकल रही है, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है और कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो वर्क है, इस वर्क को हम यहाँ पे बेस्टे नाम देंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम। और यहां पे जो वर्क हो रहा है ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहां पे हम वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, यहां पे वर्क करवा रहे हैं और वो वर्क जो है वो क्या काम हो रहा है कि भाई कोल्ड बॉडी से कुछ एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे आपने प्रोवाइड की हुई है, जिसकी वजह से कोल्ड बॉडी से जो भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके हॉट बॉडी के अंदर जो उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाता है, हीट पंप। और ये एग्जाम्पल किसके बेटे, हमने रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अब यहाँ पे डिस्कस कर लिया हीट इंजन और हीट पंप को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आएंगे हीट इंजन और हीट पंप के बाद। हीट पंप की आपने बेटा डेफिनेशन लिख ली थी, डायग्राम भी हीट पंप की बना लें। और हीट पंप के अंदर क्या प्रोसेस है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, लेकिन डायरेक्ट खुद ब खुद ट्रांसफर नहीं हो सकती, ट्रांसफर करवाना पड़ता है। और ट्रांसफर करवाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, जो एक्सटर्नल सोर्स जो है वो वर्क करवाती है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जिसकी वजह से कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी निकल के हॉट बॉडी की तरफ जो है वो क्या हो रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है बेटे। तो अब बिल्कुल इसी तरह से हीट इंजन और हीट पंप से हम यहाँ पे ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो स्टेटमेंट हैं, कैल्विन स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट, ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बेटे। तो अब जल्दी से हेडिंग डाल दिएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक अगर हीट इंजन और हीट पंप कॉपी नहीं की डायग्राम, तो डायग्राम की कॉपी कर लें, ठीक है। और हीट पंप के बाद अब यहाँ पे हेडिंग डाल दिएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दिएगा बेटा कैल्विन स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैल्विन स्टेटमेंट जो है वो कंसिस्ट करिए किस पे, हीट इंजन पे। तो हीट इंजन को थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैल्विन स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है बेटे। तो जल्दी से हिंट डाल दें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, उसके बाद कैल्विन स्टेटमेंट की हिंट डालें। फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो स्टेटमेंट में कंसिस्ट कर रही है, एक कैल्विन स्टेटमेंट और एक क्लॉजियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैल्विन स्टेटमेंट की हिंट डाल दें, ठीक है। और कैल्विन स्टेटमेंट किस पे बेस करिए बेटा, हीट इंजन पे, ठीक है। कैल्विन स्टेटमेंट की हम स्टेटमेंट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट इंजन। तो आपने यहाँ पे कैल्विन स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दें और इसकी स्टेटमेंट की हेडिंग डाल के स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। कैल्विन स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दें और स्टेटमेंट की हेडिंग डाल के बेटा स्टेटमेंट कैल्विन स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। तो कैल्विन स्टेटमेंट किस पे कंसिस्ट करिए बेटा, हीट इंजन पे। और हीट इंजन का प्रोसेस क्या है कि हॉट बॉडी से हीट एनर्जी रिलीज होती है, कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। और
हॉट बॉडी से जो भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, उसमें कंप्लीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। मतलब जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे बताया है कि 100% जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही। अगर 100 जूल आपने हीट सप्लाई की है तो 80 जूल की हीट एनर्जी जो है कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, बाकी 20% की जो हीट है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है, जिससे हम क्या कह रहे हैं कि वर्क हो रहा है, ठीक है, मतलब हीट सिंक। तो बेसिकली कहते हैं कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे हीट लॉस होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं केल्विन स्टेटमेंट। तो केल्विन स्टेटमेंट बेटा लिखना स्टार्ट करें, केल्विन स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, इट इज इम्पॉसिबल, हम यहां पे क्या लिख रहे हैं बेटा, केल्विन स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करें। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन, it is impossible to construct a heat engine which can convert the whole amount of heat energy. It is impossible to construct a heat engine which can convert the whole amount of heat energy from hot body to cold body. It is impossible to construct a heat engine which can convert which can transfer the whole amount of heat energy from hot body to cold body, from hot body to cold body without rejecting any part of heat into the sink, without rejecting any part of heat into the sink, any part of heat into the sink, ठीक है बेटे। तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई ऐसा इंजन बनाएं जिसके अंदर जो है वो हीट लॉस नहीं होती हो, ठीक है। मतलब 100% हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बात की किसने, केल्विन ने। केल्विन स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख ली। अब आए जल्दी से हेडिंग डाल दिएगा क्लॉजियस स्टेटमेंट की, और हम क्लॉजियस स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि किस पे कंसिस्ट करिए, ऑन द बेसिस ऑफ हीट पंप, जो हीट पंप पे जो है वो बेस कर रही है। और हीट पंप आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि भाई हीट पंप के अंदर क्या होता है कि कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी जो है वो हॉट बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि भाई हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है इसको हम हमेशा यहाँ पे नाम देंगे T1, कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर को T2, ठीक है। कोल्ड बॉडी से जो हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है वो आपके पास क्या है, वो Q2 है, सही है। और हॉट बॉडी जो अपने अंदर हीट एनर्जी रिलीज जो एब्जॉर्ब कर रही है वो क्या है, Q1, सही है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे क्लॉजेज स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्लॉजेज स्टेटमेंट में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉजेज स्टेटमेंट को, और क्लॉजेज स्टेटमेंट में यहाँ पे स्टेटमेंट के डाल के क्लॉजेज स्टेटमेंट लिख लिएगा बेटा। क्लॉजेज स्टेटमेंट में स्टेटमेंट के डाल के क्लॉजेज स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। यहाँ पे हम हीट पंप के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो है वो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जो है विदाउट एक्सटर्नल सोर्स कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर हो जाए, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करनी होती है, कुछ ना कुछ हम यहाँ पे वर्क करवाते हैं जिसकी वजह से कोल्ड बॉडी जो है वो हॉट बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर करती है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है, मतलब ये जो डिवाइस है ये क्या कहलाती है बेटा, हीट पंप, ठीक है, जिसके अंदर काम हो रहा होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिखिएगा क्लॉजेज स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible, it is impossible to flow of heat energy, it is impossible to flow of heat energy from hot body to cold body to hot body. It is impossible to flow of heat energy from cold body to hot body, from cold body to hot body without any external source, without any external source. It is impossible to convert, it is impossible to flow of heat energy from cold body to hot body, from cold body to hot body without any external source. एक्सटर्नल सोर्स के बगैर यहाँ पे हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है बेटे।
यहाँ तक आके आपकी क्लॉजेज स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट, ठीक है। मतलब सेकंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपने दोनों स्टेटमेंट हमने कर लिए हैं डिस्कस। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लॉजेज स्टेटमेंट क्या लिखी कि भाई इसके अंदर मतलब वो आपके पास हीट पंप, ऐसा पंप जिसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम खुद ब खुद जो है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं जो है वो करवा सकते। बेसिकली हमें जो है वो हीट ट्रांसफ़र करवानी होती है, मतलब खुद ब खुद ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, हीट फ्लो हॉट कोल्ड टू हॉट नहीं हो सकती। तो इस वजह से आपने लिखा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। तो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के बगैर हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं करवा सकते, ठीक है बेटे। तो अब यहां तक आके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल जो है वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, जो पूरे 4 प्रोसेस पे डिस्कस कर रही है, कंसिस्ट कर रही है, जिसके अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसी तरह आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो है डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो आपके पास नेक्स्ट क्लास जो है उस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। तो यहाँ तक आके क्लास को एंड करते हैं। जाते जाते अगर आप लोगों ने लेक्चर लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो ज़रूर लाइक करें। और अगर अपने फ्रेंड्स में अब तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो लेक्चर्स चैनल को लाजमी अपने फ्रेंड्स में, कॉलेज और कोचिंग के फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कार्नोट इंजन के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।